सामने, आपको बता दें पश्चिमी मीडिया के हवाले से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर अब ये दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने न्यूक्लियर अटैक की ऑर्डर शीट पर दस्तखत कर दिए हैं। इस बीच परमाणु युद्ध शुरू होने के हालात पर सबसे बड़ी खबर है कि रूस के एटमी हमले का जवाब अमेरिका हाइड्रोजन बम से दे सकता है। और पश्चिमी मीडिया में दावा किया गया है कि पुतिन ने एक नहीं 2 परमाणु बम धमाके के आदेश दिए हैं। ये धमाके हुए तो करीब लाखों लोगों की जानें जा सकती हैं। वहीं दावा यह भी किया जा रहा है कि हाइड्रोजन बम का धमाका हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन बम टैक्टिकल एटम बम से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। और ये रिपोर्ट आप देखेंगे और समझिए कि पुतिन अमेरिका के हमले का जवाब कैसे देंगे, और अगर उन्होंने परमाणु बटन दबाया तो क्या उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। क्या रूस के फाइटर और ड्रोन फुस साबित हुए? रूस के जंगी जेट को क्या लग गया है जंग? पुतिन के टैंकों के परखच्चे कैसे उड़े? रूस की रॉकेट फोर्स का धुआं उड़ा। जमीनी लड़ाई में रूस क्यों फेल हुआ? युद्ध का क्लाइमेक्स आ गया। क्या हाइड्रोजन बम से होगा फैसला? Полевой столб, поднимающийся с земли, быстро увеличился в объеме. क्या खूब लड़ा है यूक्रेन? पुतिन की कल्पना से परे का पराक्रम है ये। जंग जितनी आसान थी, जितनी छोटी थी, जितनी एक तरफा थी, वो सब यूक्रेन ने बेईमानी कर दिया। जंग को ज़ेलेंस्की ने रूस के लिए मुश्किल बनाया, यूक्रेनी सेना ने बड़ा बनाया, अमेरिका और यूरोप के देशों ने बराबर का बनाया। आज की तारीख में यूक्रेन युद्ध में पलड़ा बराबर का है। रूस कुछ फ्रंट पर बुरी तरह घिरा है। प्रेसिडेंट पुतिन का दिमाग गर्म है। परमाणु युद्ध छिड़ने के आसार हैं। पुतिन इस जंग को सिर्फ अब 3 तरीकों से ही जीत पाएंगे। पश्चिमी मीडिया में इन्हीं तरकीबों की चर्चा हो रही है। लेकिन क्या पुतिन जंग को जल्द खत्म करने के मूड में है? एटमी युद्ध की संभावना कितनी सीरियस है? ज़ेलेंस्की को सुनिए, शायद कुछ सिग्नल मिले। आगे क्या होने वाला है? Тільки за час від 1 жовтня і тільки на Херсонщині від російського псевдореферендуму було звільнено і стабілізовано понад 5000 квадратних кілометрів території і десятки населених пунктів. Є успіхи і на східному напрямку. Обов'язково настане день, коли ми прозвітуємо про успіхи і у Запорізькій області, у тих районах, які поки що контролюються окупантами. Настане день. युद्ध क्षेत्र का ये हाल है। यूक्रेन हावी है। खासकर खेरसौन में खूंखार हमले अंजाम दिए जा रहे हैं। कादिरव की खूनी टुकड़ी को भी यूक्रेन के लड़ाके दम भरकर पीट रहे हैं। यूक्रेन के हमले सधे हैं, सटीक हैं, असरदार हैं। दूसरी तरफ रूस का अटैक उतना असरदार नहीं जितनी ताकत लगाई जा रही है। उस पर रिहायशी बस्तियों में हमले के आरोप लगाकर यूक्रेन पुतिन की मुश्किलें और बढ़ाए हुए है।
तो अब पुतिन के पास क्या विकल्प है? क्या उन्होंने जंग की नई रणनीति बनाई है? नई रणनीति के फोकस क्या ये सब कुछ शामिल है? क्या पुतिन युद्ध को जीते बिना नहीं खत्म करेंगे? क्या पुतिन पूरे यूक्रेन पर कब्जा करके रोकेंगे? क्या पुतिन का मिशन बाल्टिक कंट्री है? यूएसएसआर के पुतिन की कसम का क्या होगा? क्या रूस दोबारा रुतबा हासिल कर सकेगा? पुतिन का अगला कदम क्या होगा? इसे अंदर खाने की एक बात से समझिए। क्राइमिया ब्रिज ब्लास्ट तो याद होगा, जिसे रूस की लाइफलाइन कहा जाता है। उसी पुल को धमाके से यूक्रेन ने उड़ा डाला। इस ब्लास्ट के बाद पुतिन बेहद गुस्से में बताए गए। इसकी तस्दीक यूक्रेन में उसी वक्त अंधाधुंध हमलों ने कर दी थी, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम चल पाया कि पुतिन ने क्राइमिया पुल की बर्बादी के बाद क्या प्लान बनाया। पश्चिमी मीडिया में दावा किया गया कि प्रेसिडेंट पुतिन ने तुर्की के राजनयिकों से यूरोपीय देशों से मोल भाव की इच्छा जताई। प्रेसिडेंट पुतिन सम्मानजनक शर्तों के साथ युद्ध के अंत का मन बना चुके हैं। इंडोनेशिया में होने जा रही G20 समिट यूक्रेन युद्ध का सबसे अहम मोड़ हो सकता है। साफ है, पुतिन शांति वार्ता का गेट पूरी तरह बंद नहीं करना चाहते, क्योंकि जब तक इसकी गुंजाइश बनी हुई है पुतिन अपनी चाल चल सकते हैं। लेकिन उन्हें बातचीत की टेबल पर लाएगा कौन? पुतिन किसकी मध्यस्थता स्वीकार करेंगे? फिलहाल तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता, क्योंकि नाटो नेशन इस युद्ध में पुतिन को परास्त करने का प्रण लेकर बैठे हैं। अमेरिका ने पहले ही साफ कर रखा है कि वो पुतिन से बात करने की पहल नहीं करने जा रहा। It's a large conflict already. The way we're going to ensure it's not going to aspire to a larger conflict is by providing all the forces needed in the Eastern European nations that are members of NATO. NATO is more united than it's ever been, and I have no plans to talk with Putin. यानी फैसला युद्ध के मैदान में ही होगा। पुतिन की हार तक अमेरिका यूक्रेन को बैकअप देगा। नाटो फोर्स का फुल सपोर्ट होगा। वहीं प्रेसिडेंट पुतिन पहला प्लान फेल होने के बाद दूसरा दांव नाटो फोर्स में फूट डालकर चल सकते हैं। नाटो फोर्स में कुछ देश अमेरिका के सभी फैसलों से बहुत ज्यादा खुश नहीं। इनमें सबसे आगे तुर्की का नाम है। तुर्की के सुप्रीम लीडर एर्दोआन वैसे भी इस युद्ध में डबल रोल प्ले करते आए हैं। इसकी एक मिसाल 14 अक्टूबर को कजाकिस्तान में दिखी, जहां प्रेसिडेंट पुतिन ने एर्दोआन को बम्पर ऑफर देकर अपनी हां में हां मिलवाई। रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत में ही रूस से जर्मनी के बीच नॉर्ड पाइपलाइन की गैस सप्लाई ठप पड़ी है, जिससे यूरोप में रूस गैस की सप्लाई नहीं कर पा रहा। एर्दोआन से पुतिन ने तुर्की को यूरोप में गैस सप्लाई के हब की तरह इस्तेमाल करने का ऑफर दिया। एर्दोआन ने इस पर सकारात्मक रुख दिखाया। ये वही एर्दोआन हैं जिन्होंने यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ रूस के कदम को मान्यता नहीं दी थी। यूक्रेन के लिए तुर्की का समर्थन केवल कूटनीतिक तौर पर नहीं था, तुर्की ने सैन्य स्तर पर भी यूक्रेन की मदद की। मगर यही तुर्की वक्त के साथ कैसे पलटा, इसे देखिए। 5 अगस्त 2022 को एर्दोआन और पुतिन सोची में मिले। मुलाकात के बाद एर्दोआन के सुर बदल गए। उन्होंने कहा पुतिन जंग को खत्म करना चाह रहे हैं और एक महत्वपूर्ण कदम जल्द ही उठाया जाएगा। यूक्रेन ने जब रूस के कब्जे वाले इलाके दोबारा जीते, तब एर्दोआन ने कहा कि यह रूस के लिए बहुत मुश्किल वाली बात है। इतना ही नहीं, पुतिन की एटमी धमकी के बाद एर्दोआन ने बयान दिया कि पश्चिमी देश पुतिन को परमाणु हमले के लिए भड़का रहे हैं। जबकि तुर्की नाटो फोर्स का अहम सदस्य है। अमेरिका ने तुर्की में अपने परमाणु हथियार तैनात कर रखे हैं। वहीं तुर्की कब पुतिन के पाले में जाकर बैठ गया है, इसकी भनक भी अमेरिका को नहीं लगी। तुर्की का पाला बदलना साबित करता है कि नाटो में भी एकता नहीं है, मगर पुतिन इतने भर से नाटो में टूट फूट का यकीन नहीं करने वाले, क्योंकि नाटो ही वो शक्ति है जिसने रूस की जीत की राह में कांटे बिछा रखे हैं। नाटो कंट्री किस तरह यूक्रेन को मदद पहुंचा रहे हैं, देखिए। ब्रिटेन ने यूक्रेन को एमरम एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की आपूर्ति शुरू कर दी है।
फ्रांस अपनी विमान रोधी रक्षा प्रणाली यूक्रेन को दे रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को नसम सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल की खेप बढ़ा दी है। कनाडा ने यूक्रेन को 47 मिलियन की सैन्य मदद पहुंचाई है। जर्मनी ने हाल ही में यूक्रेन को एक आइरिस-टी वायु रक्षा प्रणाली भेजी है। नाटो नेशन यूक्रेन की जरूरत भर का बारूद सप्लाई जारी रखे हैं। इन्हीं हथियारों के दम पर यूक्रेन रूस को रण में टक्कर दे रहा है। जाहिर है नाटो से पार पाना रूस के लिए आसान नहीं। ऐसे में पुतिन के पास सिर्फ एक और रास्ता बचता है कि वो युद्ध का खात्मा परमाणु धमाके से करें। लेकिन इसमें जोखिम इतना बड़ा है कि रूस का सफाया भी हो सकता है। पश्चिमी थिंक टैंक का अनुमान है कि अमेरिका के परमाणु भंडार में हाइड्रोजन बमों की अच्छी खासी तादाद है। हाइड्रोजन बम धरती का सबसे विनाशकारी हथियार है। हाइड्रोजन बम बनाने में ड्यूटेरियम और ट्राइटियम का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन बम को थर्मोन्यूक्लियर बम और एच बम भी कहा जाता है। ये बम हाइड्रोजन आइसोटॉप्स के आपस में मिलने के सिद्धांत पर काम करता है। ये वही सिद्धांत है जो सूर्य के गर्भ में चलता है और उसकी असीम ताकत को बनाए रखता है। इसमें 3 चरणों में धमाके होते हैं जो मुख्य रिएक्टर को फटने में मदद करता है। इस रिएक्टर को शुरू होने के 50 लाख डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी की जरूरत होती है, जो पहले 2 धमाकों से मिलती है। हाइड्रोजन बम ब्लास्ट में गर्मी सूरज के तापमान के बराबर होती है। इसकी रोशनी देखने भर से कोई भी अंधा हो सकता है। हाइड्रोजन बम के धमाके की हवा ही किसी को कई किलोमीटर दूर फेंक सकती है। आधिकारिक तौर पर सिर्फ अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस, भारत, पाकिस्तान और इजराइल के पास ही हाइड्रोजन बम है। इंसानी इतिहास के किसी युद्ध में हाइड्रोजन बम का धमाका नहीं हुआ है। लेकिन यूक्रेन युद्ध में रूस ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन चलाने की हिमाकत दिखाई, तो जवाब में अमेरिका हाइड्रोजन बम दाग सकता है। अमेरिका को इस अटैक में ज्यादा देर भी नहीं लगनी, क्योंकि उसके हाइड्रोजन बमों का गोदाम रूस के बेहद करीब है। मतलब पुतिन की मुश्किलें इतनी आसानी से हल नहीं होने वाली। उनकी अब तक की सोची समझी सारी चाल की काट सुपर पावर के पास है। ऐसे में पुतिन युद्ध को किस ओर ले जाते हैं, यह देखने वाली बात होगी।